मेरे समाज के जवानों और साबिक जवानों दोनों से गुजारिश करता हूँ। और आखिर के अंदर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ NRC के ताल्लुक़ से, NRC और NRP के ताल्लुक़ से। जो लोग नहीं जानते हैं वो अपने दिलो दिमाग के अंदर इसको बसाएं और फिर उसी हिसाब से इस प्रक्रिया को आगे कीजिए। अभी आसाम के अंदर 19 लाख लोग, मुसलमान नहीं 19 लाख लोग, उनको छांट दिया गया। वो इसलिए हुआ 24 मार्च 1971 के अंदर जो बांग्लादेश बना था, तो एतराज़ ये किया गया था, एलिगेशन ये लगाया गया कि कुछ बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश बनने की वजह से आसाम में आ गए, यानी हिंदुस्तान में आ गए। बांग्लादेश के पूरब साइड आसाम इधर नहीं, आसाम बांग्लादेश के पूरब साइड, आसाम, मेघालय, मिजोरम, ये सब। तो इसको मुद्दा बनाया गया कि बांग्लादेश से कुछ लोग आसाम आ गए, यानी घुसपैठ हो गए, वो इलीगल तौर पर रह रहे। तो इसलिए हिंदुस्तान की होम मिनिस्टर को इजाज़त होती कि वो NRC अपडेट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि कौन घुसपैठ है, कौन हिंदुस्तानी है, कौन यहाँ का सिटीज़न है, कौन इंडियन है, कौन भारतीय है और कौन बाहर का रहने वाला, इसके ऊपर उनको इजाज़त होती है। तो उन्होंने ये अलाउ किया। आसाम के कुछ नेताओं ने ये प्रेशर डाला था कि यहाँ पर NRC का प्रोसेस शुरू किया जाए, और वो NRC उन्होंने सोचा था सिर्फ आसाम के मुसलमानों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। NRC सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सबके लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सबके लिए NRC का प्रोसेस होता। तो आसाम के अंदर कुछ जो लोगों ने मुतालबा किया था NRC का, वो सिर्फ मुस्लिम के लिए किया था, लेकिन जब वहाँ से शुरू हुआ प्रोसेस तो सबके लिए होता। जब सबके लिए हो गया तो अभी 19 लाख लोग जो अपना नाम नहीं, अपना प्रूफ नहीं कर पाए, 19 लाख लोगों में अक्सरियत हिंदू भाइयों की, जिनकी तैयारी की जा रही डिटेंशन कैंप में रखने की। डिटेंशन कैंप क्या है? डिटेंशन कैंप, आप किसी भी चीज के मालिक नहीं, भले ही लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी, आपका घर है, आप अपने घर के मालिक नहीं। आपकी जमीन है, आप अपनी जमीन के मालिक नहीं। आपकी दुकान है, कारोबार है, मालिक नहीं। मैं इंडियन सिटीजन हूं, मैंने NRC के अंदर अपना नाम दाखिल करा लिया है, मेरा नाम है। मैं जाकर कहूंगा कि एक डिटेंशन कैंप के आदमी से कि ये आदमी डिटेंशन कैंप में है, इसकी ज़मीन मेरी ज़मीन है, मैंने डॉक्यूमेंट्स अगर दे दिया तो वो आदमी हम पर क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो घुसपैठ है, वो डिटेंशन कैंप है। डिटेंशन कैंप का मतलब आप घुसपैठ, आप किसी भी चीज़ के मालिक नहीं। अगर आपको कोई ज़िबा भी कर दे तो आप FIR भी नहीं कर सकते। आप पर बम फोड़ कर कोई आपको मार दे, मौत की नींद सुला दे, तो तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू दिस, आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर हेल्पलेस। उस वक्त डिटेंशन कैंप का ये मतलब है। तो आसाम के कुछ लोगों ने सोचा कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं आधे तो छट जाएंगे, आधे का नाम आएगा, आगे जो रहेंगे वो चले जाएंगे डिटेंशन कैंप में, और जो बाकी बच्चे खुचे लोग रहेंगे वो डर के मारे हम ही को अपना राजनेता मानेंगे। ये देखिए, ये सियासत थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अल्लाह ने ऐसा किया, उनकी अक्सरियत आ गई डिटेंशन कैंप में जाने की। अब वही लोग जो मुतालबा कर रहे थे NRC का, वही लोग कह रहे हैं कि ख़त्म कीजिए, रिजेक्ट कीजिए इसको, अब नहीं मानेंगे हम इनको। खैर, वो अब केस करेंगे, प्रोसेस में जाएं। NRC से अब पूरे हिंदुस्तान में ये लागू की बात चल रही। तो ये पूरे हिंदुस्तान में NRC नहीं लागू होगा, बल्कि अप्रैल से लेकर सन 2020 में सितंबर तक NPR लागू होगा। NRC का मतलब नेशनल सिटीजन ऑफ रजिस्टर, हिंदुस्तानी आदमी का एक रजिस्टर, हाजिरी की एक रजिस्टर, हिंदुस्तानी इंसानों की हाजिरी की रजिस्टर, समझिए। NPR का मतलब नेशनल पॉपुलेशन, नेशनल रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनगणना। सन 2004 में हुआ था, उसके बाद से अपडेट हुआ नहीं, अप टू डेट नहीं हुआ। तो ये अपडेट करने के लिए अभी ये अप्रैल के महीने में सन 2020 से इसकी शुरुआत होगी। सन 2011 में जो जनगणना हुआ था,
जिन जिन लोगों के उस जनगणना में नाम आ गया था, नाम शामिल हो गया, तो उनके घर लोग पहुंचेंगे, कारकुनान लोग, और फिर वो पूछेंगे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। जनगणना इसलिए होता है कि ताकि आप कौन हैं, आप इंडियन हैं तो कितने दिन से हैं, आप यहाँ रहते हैं तो क्या करते हैं, आप आइंदा रहेंगे तो कितने दिन रहेंगे, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। तो ये जनगणना होने के बाद तब अगर ज़रूरत पड़ेगी, तब अगर ज़रूरत पड़ती है तो एनसीआर एनआरसी लागू किया जाएगा। अगर एनआरसी लागू हो जाता है तो फिर उसके अंदर हमको कौन कौन सा प्रूफ देना होगा। अगर एनआरसी लागू होता है तो 1971, ये आसाम वालों के लिए था, आसाम वालों के लिए 1971, 24 मार्च 1971 से पहले जो आसाम में पैदा हुआ हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तानी, उसके बाद जो पैदा हुआ वो हिंदुस्तानी नहीं माना जाएगा, वो अपना प्रूफ पेश करे, प्रूफ। ये आसाम वालों के लिए था। लेकिन अगर अदर राज्य में होता, पूरे हिंदुस्तान में होता है, तो उसके लिए ये प्रोसेस होगा 1950 से लेकर 1987 तक, इस बीच में जो लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं वह हिंदुस्तान का नागरिक होगा। 1971 से पहले ये आसाम वालों के लिए था, उनके लिए कंडीशन थोड़ी हार्ड थी, क्योंकि 1971 के अंदर में बांग्लादेश बना था। इसीलिए 1971 के बाद जो वहां लोग होंगे तो उनको कहेगा प्रूफ लाओ, हो सकता तुम पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हो, और जो पहले से ही है तो खैर वो उनको माना जाएगा। तो ये 1950 से लेकर 1987 तक जो लोग हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। अपना कोई एक प्रूफ दे दे, कौन सा प्रूफ, खतियानी जमीन आपके पास हो, खिसरा, खाता खिसरा के वाला, या उस वक्त का कोई और प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो, या उस वक्त का मैट्रिक वगैरह का कोई सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन वगैरह का, वो सब भी चीज चलेगी। 1987 से लेकर सन 2004 तक अगर वो आदमी 1987 से 1904 तक, सन 2004 तक हम पैदा हुए, या मेरी माँ बाप में से कोई एक पैदा हुआ हो, या मेरे दोनों माँ बाप पैदा हुआ हो हिंदुस्तान के अंदर, तो हमारी शहरियत इससे साबित हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर हम पैदा हुए, हमारे माँ बाप में से कोई पैदा नहीं हुआ 1987 से लेकर सन 2004 के बीच में, हम पैदा हुए, मेरे बाप कहीं और रहते थे, दूसरे मुल्क से यहाँ आ गए, तो फिर हमको प्रूफ करना होगा, फिर हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। और ये सब प्रूफ करने के लिए, ये सब देने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, आधार कार्ड और आईडी, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड तो बाद में बना है, और जितने करीब के लोग होंगे सन 2004 के बाद जो पैदा हुए उनसे सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, उनसे सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा कि जितने भी पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासबुक है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बिजली बिल है, उनमें से ये सारी चीज़ें अगर आप दे देते तो आप इंडियन सिटीजन हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं, डरे हुए हैं कि अरे एनआरसी लागू होगा, करोड़ों लोग जाएंगे, भगाए जाएंगे, या लाखों लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। जी नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं, इतना आसान नहीं। क्यों? सन 2011 में भी जनगणना हुआ। अब मेरे ख्याल से आज के डेट में कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं कि जिसके पास कोई ना कोई प्रूफ ना हो, हर किसी के पास कुछ ना कुछ प्रूफ है, इसलिए इतने घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, जो आदमी नहीं प्रूफ कर पाएगा, 100 में से एक आध आदमी अगर ऐसा हो गया नहीं कर पाएगा, तो फिर उनको डिटेंशन कैंप में जाना होगा। उनको परमिशन दी जाए, उनको वक्त दिया जाएगा साल डेढ़ साल का कि भाई आप प्रूफ पेश करिए, वो दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो उनके लिए डिटेंशन कैंप, मतलब घुसपैठियों का इलाका, घुसपैठ उसको कहा जाएगा कि आदमी घुसपैठ। जब आदमी घुसपैठ है तो उससे क्या हक छीना जाएगा? सबसे पहला हक, उससे वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। दूसरे दर्जे का शहरी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दूसरे दर्जे का शहरी, ना वो वोट दे सकता है ना वो वोट ले सकता। डिटेंशन कैंप का ये मतलब अब होगा। बर्मा के जो मुसलमान हैं 6 लाख, म्यांमार में 2 साल पहले 46,000 मुसलमानों को जो मारा गया, और वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ के खुद मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने जो प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ के मुसलमान डिटेंशन कैंप में रह रहे हैं।
वहां के म्यांमार के मुसलमान म्यांमारी नहीं हैं। वो वहां के कंडीशन के मुताबिक वो प्रूफ नहीं कर पाए हैं, वहां के सिटीजन म्यांमार सिटीजन नहीं बन पाए। यही वजह थी कि उनके ऊपर आर्मी लोग, आंग सांग सूची की जो लोग थे उनके कारिंदे थे, और वो बुद्धा का जो सबसे बड़ा पेशवा रहनुमा, उनके जो लोग थे वो जो मार रहे थे मुसलमानों को, ये लोग जाते थे किसी FIR के लिए तो पूछते थे कि तुम म्यांमारी हो कि नहीं हो, कहते थे नहीं है तो कोई सुनवाई नहीं होगी। इसी वजह से 40,000 को वहां पर कत्ल किया गया जिनका कोई पुरसान हाल नहीं हुआ। ये तो दुनियावी बात हुई, लेकिन क्या आपका कोई पुरसान हाल नहीं? अल्लाह है कि नहीं? हम क्यों ना अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता मजबूत करें, ताकि अगर आने वाले कल अगर हालात खराब हों, कवानीन बदले जाएं, अगर इस तरह का कोई फितना फसाद होता है तो हम अल्लाह से दुआ करके उनके शरण में आकर के प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अल्लाह हमारी और आपकी मदद कर सकता। ना तो हम दुनियावी एतबार से मजबूत, ना हम दीनी एतबार से मजबूत। इसलिए आखिर वक्त में मैं यही गुजारिश करूंगा मेरे मुस्लिम भाइयों, जितनी भी बातें इस जलसे के ताल्लुक से आई और जितनी भी बातें कही और सुनी गई हैं, हमारे लिए और गैरों के लिए हम दुआ करें, हम वो काम करें कि जिससे हमारा इस्लाम ना तो बदनाम हो और हमें क्यों हजरत नहीं कराएं। अरे दुआ करा देते हैं क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। लोग बैठे हुए तो हैं लेकिन बस आंखें सिर्फ खुली हुई, अब पूरी महवे इस्तराहत। तो हम लोग इंशाअल्लाह सबसे पहली बात पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। जवान लोगों से खुसूसन दरख्वास्त करता हूँ, अपना रोल मॉडल और अपना फ्यूचर का टारगेट फिक्स कीजिए। अपने फ्यूचर का टारगेट, अपना एक मिशन बनाइए। जब तक आप मिशन नहीं बनाएंगे, टारगेट फिक्स नहीं करेंगे तो आप नाकाम हैं। ये भी एक कामयाबी की दलील है, जिंदा कौम की मिसाल है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं क्योंकि सियासत से भी जुड़ा हुआ और हम दुनियावी एतबार से भी कारोबार से जुड़े हुए हैं, और दीनी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मौका दिया है कि हमने कुरान भी हिफ्ज़ किया, उलमा की सोहबत में दारुल देवबंद से निस्बत हासिल हुई, उलमा से दुआ लेते हैं। लेकिन हमने तीनों फील्ड को देखा है। आदमी कामयाब जब ही है जब आदमी चाहे वो दीन के फील्ड में हो चाहे दुनिया के फील्ड में हो, जब तक टारगेट फिक्स नहीं करेगा उस हिसाब से मेहनत नहीं होगी। मेहनत नहीं होगी, जो खाएगा कमाएगा नहीं। एक टारगेट फिक्स कीजिए। मैं अपनी बात बता रहा हूं बिना किसी तारीफ के, तहदीस बिन नियामत के तौर पर, ताकि आप लोगों को भी पता चले और आप में भी हमसे भी आगे लोग होंगे। हम जब मेरी फरागत, आई हैव कंप्लीटेड माई फजीला कोर्स फ्रॉम दारुल देवबंद इन 2011 and 12। जब हमारी फरागत हो गई थी तो वह एंड आई वेंट टू बेंगलोर एंड दैट प्लेस फ्रॉम बेंगलोर MARCCS आई कंप्लीटेड माई डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा के अंदर कंपैरेटिव स्टडीज इंग्लिश लैंग्वेज से जब हमने डिप्लोमा कर लिया तो हम आए तो हमने अपने बैकवर्ड गरीबी इलाके को देखकर एक टारगेट फिक्स किया कि हमको 5 साल के अंदर, ये 8 साल के अंदर हमको ये काम करना कि हमको इदारा खोलना है और हमको लोगों के बीच में जाकर समझाना भी है, और ज़मीनी सतह पर अपने आप को मजबूत करने के लिए हमें कारोबार भी करना। ये टारगेट हमने 8 साल का फिक्स किया था। मेरी डायरी के अंदर वो टारगेट लिखा हुआ। जवानों, ये आपके लिए सुनिएगा, सलमान खान की बॉडी देखकर आप कामयाब नहीं होंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट हमने 8 साल में फिक्स किया था, वो टारगेट को हमने हासिल किया सिर्फ 4 साल के अंदर। टारगेट हमने फिक्स की, 1 साल के अंदर हमको एक बनात भी कायम करना है और हमको स्कूल चलाना है। तो हॉस्टल में हमको 150 बच्चे भी लाने हैं और उस स्कूल की फीस अभी 1200 है, तो इस स्कूल की फीस को हमें 1800 2000 तक पहुंचाना है। इस स्कूल के अंदर ये तालीम के अंदर हमें परिवर्तन करना है। और रही बात, हमको अपने हिसाब से तिजारत भी करना है। जितने भी इन्वेस्ट करें हम 100 रुपए 200 रुपए, एक तिजारत भी फिक्स करना है।
एक कारोबार भी करना है, और वही काम हमने किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके इस बच्चे के पास, आपको यकीन नहीं होगा कि हम इस वक्त टारगेट हमने फिक्स किया कि 8 साल में पूरे करेंगे, होगा कि भी नहीं होगा, एक सपना था। अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि अभी इदारे के लिए जमीन भी अल्लाह ने प्रोवाइड कर दिया। हमारे जो स्कूल जिसका मैं फाउंडर था, उस स्कूल के अंदर 125 बच्चे पढ़ रहे हैं फीस देकर। स्कूल के अंदर CBSE पैटर्न हमने स्कूल इसलिए बनाया था क्योंकि वहां पर जितने भी स्कूल्स थे उसके अंदर गाने ढोल बजा करके लोगों को इम्प्रेस किया जाता था फंक्शन पे, त्योहारों पे। हमने इसका अपोजिट किया। हमने कहा कि जब त्योहारों पे या 26 जनवरी 15 अगस्त पे काम होगा, प्रोग्राम होगा, तो हम उलमाए किराम की आज़ादी को बयान करवाते हैं बच्चों से, और कुरान की तालीम के ऊपर कुरान की जनरल नॉलेज लोगों के सामने रखते हैं, तकरीर करवाते हैं, नात नज़म पेश करवाते हैं, और साइंटिस्ट के अंदर, विज्ञान के अंदर बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत से लोग वहाँ से कट कर वो इधर आ गए, कह रहे यहाँ हमारा बच्चा नमाज भी सीख रहा है, कुरान भी सीख रहा है, और दुनियावी मॉडर्न एजुकेशन भी ले रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारा कामयाब हुआ। बनात हम चला रहे थे, अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि ज़मीन का इंतज़ाम करा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले साल तकरीबन 1,50,00,000 का 46 डिसमिल ज़मीन अल्लाह ने प्रोवाइड करवाया। हम चाहते थे कि भाई हमारे पास गाड़ी हो, मेहनत की, अल्लाह ने वसात दी, तो अल्लाह ने गाड़ी घोड़े का भी इंतज़ाम कर दिया। और यहाँ तक कि गुड अपॉर्चुनिटी, जब आप अच्छा करते हैं समाज के लिए, तो समाज के लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला साहब 82% मुसलमान यहाँ पे हैं, यहाँ से फला फला जीत करके जाते हैं, आपको एक पार्टी लेकर आना है जो साफ शफाफ हो, और हम आपको वोट देंगे और आपको यहाँ से लीड करना है, आपको हमें अपना लीडर सियासी एतबार से बनाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सन 2020 के अंदर हम मुकम्मल इलेक्शन भी फाइट करने के लिए जा रहे हैं। वो मकसद सिर्फ इसलिए है ताकि मिंबर साजी के अंदर इजाफा हो, राज्यसभा के अंदर, और किसी भी बिल को रोकने में हम सक्षम और कामयाब हो सकें। एक अलग चीज है, क्यों हमारे अब्बा हमसे कहते हैं कि ये बच्चा इतना पागल है, इतनी मेहनत करता है कि रातों को लोग सोते हैं, लेकिन जनवरी और फरवरी के महीने में मैं रातों को 3-3 जलसे इलाके की करके आकर तब मैं रात को सोता हूं। खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, आप मुझसे बेटर कर सकते हैं मेरे भाइयों, बहुत अच्छा कर सकते हैं। जहां बददीनी है दीन को निकाल सकते हैं। मेरा छोटा भाई था, रिश्ता होने वाला था, भी निकाह हुआ उसका भी। छोटा भाई जो कारोबार संभालता है, वो छोटे भाई को हमने दिया, उसका निकाह होने वाला था। अब्बा बोले क्या, ये बेटे पैसे लेके जाओ, जरा कपड़े खरीद लो लड़की के। हमारे यहाँ सिस्टम है, 25,000-30,000 के कपड़े लड़की के खरीदते हैं और लड़की वाले लड़के के कपड़े खरीदते हैं। हम गए, उसी मौके से सैलाब भी आया था हमारे यहाँ। जाने के बाद हमने लड़के वाले को फ़ोन कर दिया, लड़की वाले को, भैया आप आ जाएं, 1-2 आदमी, मैं जा रहा हूँ। बोला आप लोग कितने आदमी? मैंने कहा मैं अकेला हूँ। बोला अरे आप तो रस्म के खिलाफ आ रहे हैं मौलाना, 5-6 आदमी लेके आइए, हम लोग 5-6 आदमी लेके जाएंगे। हमने कहा कि नहीं नहीं, हम अकेले आ रहे हैं। आने के बाद हमने उनको कहा कि कितने कपड़े खरीदेंगे? बोला कि इतने तो होने चाहिए, इसलिए कि उनको भी देना, उनको भी देना, उनको भी देना। हमने कहा कि देखिए जिन जिन का आपने नाम लिया है उन सबको अल्लाह ने वसात दी, उन सब के पास पैसा है, उन सब के पास कपड़े भी हैं, इसलिए आप उनके बजाय काम कीजिए ना, लड़की और लड़के के लिए 2-2 कपड़े खरीद लीजिए। आप अपनी बच्ची के लिए खरीद लीजिए, हम अपने लड़के के लिए खरीद लेते हैं। रस्म था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, 50-50 हज़ार रुपए के कपड़े खरीदते थे लोग, और 10-10, 20-20 आदमी जाते हैं कपड़ा खरीदने, और सबको खाना खिलाइए, फजूल खर्ची। तो हमने ये प्रपोजल रखा, गुजारिश की, मान गए वो। बोला इससे अच्छा और क्या होगा मौलाना। उन्होंने अपनी बच्ची का कपड़ा खरीद लिया, हमने अपने भाई का कपड़ा खरीद लिया। उनमें से बचाकर तकरीबन 20,000 रुपए का हमने साड़ी खरीदा, लुंगी खरीदे तकरीबन 42, और छोटी बच्चों के फ्रॉक खरीदे, और जींस पैंट खरीदा। अपनी गाड़ी के डिग्गी के अंदर इतना बड़ा पुटलिया हमने रखा, लेके गए। तो अब्बा बोले इतना सारा कपड़ा खरीदे हो, लाख तक तो पहुंच गया होगा। तो हमने कहा कि नहीं, लाख तक तो नहीं, 20-25 हज़ार का कपड़ा है। वो देखकर बोला रही ये कपड़ा शादी का थोड़ी है। हमने कहा ये शादी का नहीं, ये बांटने वाला कपड़ा है। बोला पैसा, हमने कहा उसी बजट से लाएं जिस बजट को आप अपनी फजूल खर्ची में खर्च करने के लिए मुझे भेजे। बोला वो मान गए। हमने कहा मान गए हो। बोला इन कपड़ों का, मैंने कहा बांट दीजिए सुबह कैंप लगाकर। सुबह कैंप लगा, तकरीबन
80 लोगों के अंदर वो लोग जिनको ज़रूरत थी, उन लोगों के अंदर वो कपड़े बांटे गए, साड़ी और लुंगी और कपड़े जिनको ज़रूरत थी ज़रूरतमंदों को दिया गया। कहाँ से पैसा बचा? उसी फंड से जहां हम फजूल खर्ची के लिए इस्तेमाल करने जा रहे थे, वहां से बचाकर गरीबों के अंदर। अब्बा इतने खुश हुए कि ले तो तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया। हमने कहा कि करने से होता है अब्बा, ये मैं अपनी बात बता रहा हूं अभी की, आप भी कर सकते हैं। जहां बुराई हो, गंदगी हो, वहां से आप अच्छाई को निकाल सकते हैं, अच्छी चीजें वहां से कर सकते हैं। ये काम कीजिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। देखिएगा कोई चाय या कोई सलाद बेचने वाला आपके तलाक को या आपकी शरीयत को या आपकी मस्जिद की तरफ निगाह उठा ले, खुद अल्लाह निपट लेगा इन लोगों से। लेकिन यह कि हम लोग बने तो सही स्ट्रॉन्ग मोमेंट, मुसलमान बने तो सही, उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब तो दें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको जुर्अत दे, इस्तिकामत दे और अपनी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और उनकी भी कुछ बातें होगी नसीहत की, उसके बाद फिर दुआ हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कहने सुनने से ज़्यादा अमल का जज्बा अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।